नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता की सियासत से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से सीआईडी हरियाणा के एडीजी आलोक मित्तल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में साइबर, नारकोटिक्स और महिला मामलों से संबंधित अपराधों को पूरी तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा में कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके और सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश को नशा मुक्त, अपराध मुक्त बनाने पर रहे। इसके लिए विशेष रूप से पुलिस विभाग को और ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र में बेहतर विकास की संभावनाएं हैं। प्रदेश में जितनी ज्यादा शांति और सद्भावना की भावना होगी उतनी ही और ज्यादा प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे। उन्होंने सभी विभागों को स्ट्रीमलाइन करने पर बल देते हुए कहा कि इससे विभागीय कार्यकुशलता और सरलता आएगी, साथ ही ट्रांसपेरेंसी और सुशासन व्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय समन्वय के साथ जरूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाएं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों को लेकर बात की है। इस दौरान मुलाकात के दौरान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर और वैक्सीनेशन को लेकर भी बात हुई। सूबे के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिल्ली में हरियाणा भवन का औचक निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिली है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हरियाणा भवन का निरीक्षण किया और खान पान की व्यवस्थाओं समेत साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा भवन के कर्मचारियों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि 31 जुलाई तक हरियाणा को नए डीजीपी मिल जाएंगे। हरियाणा ने 7 लोगों का पैनल यूपीएससी को भेज दिया है, जिनमें से यूपीएससी 3 लोगों का नाम तय कर हरियाणा को भेजेगी। उनमें से एक को डीजीपी लगाया जाएगा जो हरियाणा सरकार तय करेगी। देखिए, उम्मीद है और हमने उनको कहा भी है कि 31 तारीख को हम इन डीजीपी को रिलीव करेंगे कि उससे पहले अपना पैनल भेज दें और हमें उम्मीद है कि वो भेजेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से जो 7 नाम थे पैनल को भेज दिया गया? हाँ, हरियाणा ने पैनल भेज दिया 7 लोगों का और उसमें से यूपीएससी 3 लोगों का तय करके भेजेगी। उस 3 में से फिर एक को लगाना होगा, वो सरकार तय करेगी। वहीं उन्होंने आंदोलन को लेकर कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी के देश में हिंसात्मक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। देखिए, आंदोलन चल रहा है लेकिन कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से वो कर रहे हैं, करें। सर, राकेश जी कहते हैं बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जंग होगी देश में। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि ये प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं। इसके साथ ही गृह मंत्री विज ने पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान पर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर प्रतिक्रिया दी। नहीं, चलो, मैं तो कांग्रेस को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी पार्टी देखते हैं कितने दिनों तक बची रहती है। बाकी सिद्धू साहब ये वही हैं जो कल तक कहते थे मुन्नी बदनाम हुई और पप्पू कहते थे, तो अब जहां तो उन्होंने पप्पू मान लिया है, जहां स्वीकार कर लिया है। वहीं गृह मंत्री विज ने कहा कि कांग्रेस टूटने की कगार पर है और
हर प्रदेश में उनके मतभेद चल रहे हैं, फिर चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान। कांग्रेस तो देखिए टूटने के कगार पर है और हर प्रदेश में इनके मतभेद चल रहे हैं। हर प्रदेश में ये कहीं ना कहीं झगड़े चल रहे हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, या अन्य प्रदेश हो, सभी जगह पर ये झगड़े चल रहे हैं। ये इस ओर इशारा करती है कि कांग्रेस टूटने के कगार पर है। वहीं उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं और जो परेशानी दूसरी लहर में आई थी उन्हें दूर कर दिया गया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने अपनी मशीनरी को सारी को स्टैंड बाई रखा हुआ है, अलर्ट पे रखा हुआ है। और जो दिक्कतें हमें सेकेंड वेव में आई थी, जो खास तौर से ऑक्सीजन के बारे में आई थी, तो उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम हर अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने का हमने काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि प्रदेश में 1,05,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जल्द ही प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, जिसके लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर से हरियाणा के लिए अलग विधानसभा के मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में दूसरी विधानसभाओं का निर्माण हो चुका है और इसी तर्ज पर हरियाणा के लिए भी एक नई विधानसभा विकसित की जाए। उन्होंने बताया कि 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के हिसाब से हरियाणा में विधायकों की संख्या 126 के करीब हो जाएगी और ऐसे में हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में ही अलग विधानसभा की मांग की है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है। सर, आज आपकी चर्चा हुई है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। सर, पहले वही जानना चाहेंगे कि किस संदर्भ में जो है चर्चा उस दौरान रही। देखिए, मैंने आदरणीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे समय मांगा था। एक विषय जो हमने पिछले लगभग 1 महीने से एक पत्र भी लिखा था आदरणीय ओम बिरला जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए अलग से हरियाणा विधानसभा भवन बनना चाहिए, क्योंकि आज समय की मांग है। कुछ देर के बाद जो हमारा परिसीमन होने वाला है, परिसीमन के पश्चात विधायकों की संख्या बढ़ेगी। आज जो विधानसभा की कैपेसिटी है वो मैं समझता हूँ कि 90 विधायक जो बड़ी मुश्किल से उसमें बैठते हैं। अगर उसके अंदर 10 या 15 विधायक और ऐड होंगे तो उनके बैठने के लिए स्थान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो हमारी विधानसभा के अंदर जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे विधानसभा के अंदर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का एक कमरा होना चाहिए, उसका स्टाफ बैठता है, विधानसभा के अंदर कार्यवाही सारी वहाँ चलती है, वो कमरा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनके बैठने की उचित व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। हमारी कमेटियाँ जो 14 कमेटियाँ काम करती हैं, निरंतर लगातार काम करती हैं, उन कमेटियों की मीटिंग करने की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है और जो चेयरमैन है उनके लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है ये समय की मांग है कि हमें अभी से, क्योंकि 2025-26 के अंदर पुनः परिसीमन हो सकता है, अभी 2-3 साल हैं, अभी एक नया भवन बना करके उसके अंदर हमें हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वैधानिक कार्य जो है वो ठीक ढंग से हो सके। आज मीडिया जो है इतना बढ़ गया है। 1966 में जब बना था, विधानसभा बनी थी, सिर्फ 10 या 15 पत्रकार जो पत्र हुआ करते थे। आज सैकड़ों की संख्या में नए अखबार निकल रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो इनके बैठने की व्यवस्था भी वहाँ पर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है, और मैंने एक अपना जो आइडिया है वो सरकार के सामने रखा है कि यहाँ विधानसभा का भवन बनेगा तो ये सारी हमारी दिक्कतें भी दूर होगी और जो विधानसभा की कार्यवाही है जो जिस ढंग से चलनी चाहिए वो वहाँ पर ठीक ढंग से हम कर पाएंगे।
सर पिछले कई समय से जो मांग है वो अलग विधानसभा की लेकर जो है उठाई जा रही है। नया परिसीमन भी होगा, विधायकों की संख्या भी जो है बढ़ सकती है आने वाले समय में अगले विधानसभा चुनाव तक। सर ओम बिरला जी की बात करें तो किस तरीके का जो जवाब है वो रहा है, क्या पॉजिटिव रहा है, किस तरीके का जवाब रहा है? उनका जो, मैं तो बड़ा खुश हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा इसको अप्रिशिएट किया है कि आपने बहुत समय से इस मांग को उठाया है और उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में फ़ोन पर तुरंत चर्चा की है कि ये जो हरियाणा का विधानसभा भवन जो है वो अलग से होना चाहिए और एक ही स्थान के ऊपर 2 विधानसभाएं चलें, ये पॉसिबल नहीं होता। कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कई प्रकार के आपस के अंदर झगड़े होते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए जल्दी ही यहाँ चंडीगढ़ के अंदर ही एक अलग से हरियाणा विधानसभा का भवन बनना चाहिए, ऐसा आदरणीय लोकसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री जी से कहा है। आज से सर केंद्र का जो मानसून सत्र है वो भी जो है शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की बात करें सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है बाइट भी दिया, उसमें कहा है कि जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं जो है तमाम लोगों को लगा लेनी चाहिए। जो वैक्सीन लगवा लेगा वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बाहुबली बन जाएगा। किस तरीके से सर इस बयान को देखें? नहीं, देखिए ये बात आदरणीय मोदी जी की बहुत सही है कि जिन लोगों ने समय पर टीकाकरण कराया, वैक्सीन लगवाई है, वो इस कोविड की बीमारी से बहुत बचे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि कोविड अगर आज हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है तो ये इसी चीज़ का परिणाम है कि लोगों ने वैक्सीन को कबूल किया और ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाई है। आज कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन कोरोना कम जरूर हुआ है। तो निश्चित तौर पर मैं भी सभी अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि हमें हर हालत में वैक्सीन जो है जल्दी से जल्दी लगवानी चाहिए ताकि ये कोरोना का प्रभाव आपके ऊपर ना हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो जनता टीवी से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। वह दिल्ली दौरे पर आए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने हरियाणा में स्कूल खोले जाने समय तमाम मसलों को लेकर बातचीत की है। आप भी देखिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी है। सर, हरियाणा में अगर स्कूलों की स्थिति की बात की जाए, हरियाणा स्कूल जो है खोल दिए हैं, कुछ कक्षा देखने को मिल रही है और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति जो है स्कूलों के संदर्भ में रहने वाली? देखिए, बड़ा उत्साह है बच्चों में और पहले दिन ही स्कूल में 30% बच्चे स्कूल में आए, तो ये बहुत ही अच्छा वो है। और अभिभावक भी और बच्चे भी सभी की इच्छा थी कि स्कूल खुलने चाहिए और कोरोना का जो संक्रमण है वो बिल्कुल इस समय समाप्त है। हरियाणा में कहीं कोई नए केस नहीं आ रहे हैं। इस सारे को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी स्कूल खोल दिए। अभी हमने 9th से लेके 12th तक के स्कूल खोले हैं और 23 तारीख को हम 6ठी से लेके और 8वीं तक के स्कूल खोलने जा रहे हैं। और इसमें जो भी नियम, पिछली बार भी हमने जिस दिन नियमों का पालन किया जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इस बार भी, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क की बात है, सैनिटाइज की बात है, स्कूल को सैनिटाइज करने की बात है, उसके लिए 13 करोड़ रुपए हमने अलॉट भी कर दिया सभी स्कूलों को। और वो सारी व्यवस्था हमने उसी प्रकार से, जब भी बच्चा आएगा उसका टेम्परेचर चेक करना है, सारे के सारे नियम हम फॉलो करेंगे और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक से मतलब स्कूल चलेंगे, ऐसा मुझे पूरी आशा है। सर, इसके अलावा किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन जो है लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा में जो है देखने को मिल रहा है। कई जगहों पे नेताओं का विरोध भी जो है देखने को मिल रहा है। इसको सर किस तरीके से देखेंगे? क्या किसान ही है जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, एक रूप में तो किसान हैं, वो खेती करते हैं, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े भी हैं। तो ये जो आंदोलन है, तो मैक्सिमम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पीछे से इस लड़ाई को लड़ रही है, प्रॉक्सी वार है, क्योंकि उनको कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं लग रही थी, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से अच्छे काम कर रही, तो ऐसे में कोई मुद्दा उनके पास था नहीं, तो उन्होंने इसको झपट लिया। और कुछ किसान यूनियन के लोग हैं, तो ये सारे के सारे यूनियन के लोग, और यूनियन के लोगों की भी महत्वाकांक्षा जो है वो राजनीति की महत्वाकांक्षा है। हमारा कहना ये है कि अगर उनको कहीं लगता है कि अगर इन 3 कानूनों में कुछ भी गलत है
तो ये बात उन्हें जनता को समझानी चाहिए जाएगा, जनता के बीच में जाना चाहिए। और कानून बनाए किसने? सरकार ने। तो सरकार को मौका देना चाहिए कि वो जवाब दे। प्रजातंत्र में यही एक तरीका है कि आप अपनी बात रखो और फिर दूसरे की बात सुनो। तो जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी ना सही क्या है गलत क्या है। अगर मान लीजिए किसान यूनियन की बात सही है तो निश्चित तौर से उसको जनता का बड़ा समर्थन मिल जाएगा, और अगर उनकी बात गलत है तो फिर जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही निर्णय हो जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग केवल अपनी अपनी बात कहते हैं, दूसरा कोई भी बात करता है तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि ये शक्तिशाली है या इनके साथ कोई जनमत है। अब मान लीजिए एक जनसभा कर रहे, एक जनसभा में 2000 आदमी बैठे, वो बात सुन रहे, लेकिन 20 आदमी काले झंडे लेके और उस पूरी जनसभा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहुमत तो नहीं है उनका, ना उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं। तो ये काम सारा का सारा कर रहे हैं, और ये कोई ना ही तो प्रजातंत्र के हक में है, ये बिल्कुल प्रजातंत्र के खिलाफ है, और ये पद्धति खिलाफ है। और जिस प्रकार से ये हिंसा का सहारा ले रहे, चाहे वो 26 जनवरी की बात है, चाहे डिप्टी स्पीकर की बात है, चाहे कई जगह और मंत्रियों के साथ भी जिस प्रकार की बात हुई, पंजाब में जिस प्रकार से रहा कि लोगों को बंधक बना लिया, तो ये गलत वो है, गलत दिशा में सारा का सारा आंदोलन जा रहा है, और इसको इस प्रकार से नहीं सहन किया जाएगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब अभी तक तो ये बात थी कि सरकार ये चाहती थी कि ये अपने लोग हैं और इनको समझा बुझाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई कमजोर है। अगर सरकार को कहीं ताकत दिखाने की जरूरत है, जहां ताकत दिखाने की जरूरत है, तो वहां सरकार ने जबरदस्त ताकत दिखाई है। लेकिन यहाँ अपने लोग हैं, अपने लोगों पर ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती ना जी, तो समझाने की जरूरत हो तो सरकार ने इसलिए प्रयास किया कि समझाने की। लेकिन कई बार कुछ लोग उसको, जो उदारता होती है, जो सहनशीलता होती है, उसको कमजोरी समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग इसी प्रकार से ना इसको कमजोरी समझ रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, तो ये मजबूर कर रहे हैं सरकार को कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। सर, इसके अलावा हम बात करें किसान नेताओं की, चढ़ूनी साहब कहते हैं कि आज जो चुनाव है वो लड़ना है। राकेश टिकैत की बात करें, वो कह रहे हैं कि वॉर जैसी स्थिति जो है आने वाले समय में हो जाएगी। और अब जो है 22 तारीख से ये कह रहे हैं कि आज दिल्ली जो है कूच करेंगे, संसद के घेराव की बात करेंगे, जंतर मंतर पे अलग से पार्लियामेंट चलाने की बात है। इन सब परिस्थितियों को सर किस तरीके से देखेंगे? नहीं, पार्लियामेंट तो अलग चला लो, वोट सरपंच जितने तो ले लो। अब वोट तो ले रखे 1.5 लाख में से 1300, वोट ले रखे 12 लाख में से 9400, और कह रहे हैं अलग पार्लियामेंट चलाएंगे। तो भाई वोट ले लो जनता से, जब आपको जनता इतना वोट दे देगी तो अपनी पार्लियामेंट चला लियो। आप कहीं आसपास तो रुको, 10-20% वोट तो ले लो। आप पूरे नहीं लेते, 10-20% लो। अब 1% से कम वोट लिया और कह रहे पार्लियामेंट चलाएंगे, और प्रधानमंत्री मेरा ख्याल है उसके शायद फिर राकेश टिकैत जी बनेंगे, या फिर गृह मंत्री शायद मेरा ख्याल चढ़ूनी जी बनेंगे, दिखा बैठ का वहां उस पार्लियामेंट में। और वोट कितना मिला? 1% से कम। तो जरूरत इस बात की है कि पहले जनता के सामने अपनी बात रखो, और जिस प्रकार से कानून की स्थिति को बिगाड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो ना ही वो राष्ट्र के हित में है और इनके अपने भी हित में नहीं है। हमारा सबका हित साझा ही है। अगर देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, और अगर हम तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। अब हम सबके हित एक साथ जुड़े हैं, तो ऐसी अवस्था फैलाना ना किसान के हित में है और ना ही इनके हित में है, तो गलत है जो ये करने जा रहे हैं। एक सर अंतिम प्रश्न, आज मैं प्रधानमंत्री जी आज जो है संसद के सत्र शुरू होने से पहले ये बोले कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो एक तरीके से बाहुबली है। सर, हरियाणा में वैक्सीनेशन की स्थिति और आप किस तरीके से लोगों को प्रेरित करेंगे? नहीं, वैक्सीन हरियाणा में बहुत अच्छी तरीके से सारा ये कार्यक्रम चल रहा है, और लोगों ने बड़ी अच्छी मात्रा में वैक्सीन हरियाणा में लगवा ली है। और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता रहेगी तो निश्चित तौर से वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार है, और सरकार उस काम में जुटी हुई है। और मेरा ख्याल है हम देश में जो कुछ स्टेट जो नंबर 1 के स्टेट हैं जिनमें अच्छा है कार्यक्रम चल रहा है, तो उनमें से हरियाणा एक है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जो जनता टीवी से तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद हरियाणा में स्कूलों को तो खोल दिया गया, लेकिन अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। और इसी को लेकर अब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बच्चों की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, और इसीलिए अगर जरूरत पड़ती है तो विचार विमर्श के बाद स्कूलों को फिर से बंद कर दिया जाएगा। देखिए, अब जो सारे नियम पहले थे वो सारे के सारे नियम हमने अब की बार भी वैसे ही लागू रखे। जो भी डॉक्टरों ने बताए, विशेषज्ञों ने बताए कि इन नियमों का पालन होना चाहिए, उन सभी नियमों का
पालन उसी प्रकार से गया। तो और जहां तक तीसरी लहर की जो बात करें तो हम स्वयं भी उस पर नजर रखें। अगर कहीं भी मान लो इस प्रकार की कोई बात होती है तीसरी लहर जैसी, तो तुरंत हम निर्णय दोबारा उसको इस निर्णय को बदलेंगे। अगर स्कूल बंद करने पड़ेंगे तो स्कूल बंद करेंगे, उसमें क्या बात है। बच्चों का स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाढ़ड़ा के गांव धनासरी के पास लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी के पंप हाउस नंबर 8 पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी के पंप हाउस नंबर 8 पर 9 करोड़ की लागत से चल रहे पुनर्निर्माण कार्य को तय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों की भलाई के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट और योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें से एक ये भी है, हर एक नहर के अंतिम छोर तक किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए। इसीलिए पंप हाउस नंबर 8 पर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे कि आगे नहरों को पानी पूरा मिल सके। बाढ़ड़ा हल्के के धनासरी गांव में पंप हाउस नंबर 8 पे गया था। वहां पर समस्या आई हुई है कि फॉरेस्ट के विभाग की वजह से काम रुका हुआ था। मैंने डिप्टी कमिश्नर फॉरेस्ट के अधिकारी, नहर विभाग के अधिकारी बुला के और ठेकेदार इंजीनियर बुला के उस काम को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है, और जो उनका आपस का तालमेल की कमी है उसको दूर करेंगे। और हमारा लक्ष्य ये है कि टेल के तक पानी पहुँचे। हर खेत में मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर खेत तक हमने पानी पहुँचाना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का लक्ष्य है, मनोहर लाल जी का लक्ष्य है कि एक एक एकड़ भूमि तक सरकार अपने खर्चे पे पानी पहुँचाओगी, चाहे टैंक बना हुआ है, चाहे पाइप दबा हुआ है, चाहे माइक्रो इरीगेशन लगा हुआ है या ड्रिप इरीगेशन लगाए, तो उसके माध्यम से जो है किसान का आमदनी बढ़ाएंगे और ये क्षेत्र बागवानी से भरपूर होगा। नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की, जहां कुल 14 मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से ज्यादातर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। कृषि मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने बताया कि फसलों की सुगम खरीद, मुआवजा समेत कई योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश सरकार चाहती है कि हर खेत की जानकारी सरकार के पास हो, ताकि किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अभी भी मूंग की बिजाई का समय है, किसान मूंग की बिजाई करें। मूंग के बीज पर सरकार 90% सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा अगर जिस किसान ने पिछली बार बाजरे की बिजाई की थी, वहां पर इस बार मूंग की खेती करता है, तो उसे प्रति एकड़ 4000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अकेले जिला महेंद्रगढ़ में अब तक उपलब्ध 700 क्विंटल मूंग के बीज में से 640 क्विंटल बीज किसान खरीद चुके हैं। मूंग से जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि नारनौल में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, यह मासिक बैठक थी जिसका आयोजन किया गया और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी अध्यक्षता की, जहां कुल 14 मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से ज्यादातर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। कृषि मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान हर हाल में प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि फसलों की सुगम खरीद, मुआवजा समेत कई योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। सरकार चाहती है कि हर खेत की जानकारी सरकार के पास हो, ताकि किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक योजना का लाभ दिया जा सके। इंद्री हल्के से विधायक रामकुमार कश्यप ने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जनता की समस्याएं और शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया और कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश के सामने बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है। सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं और ऐसी स्थिति में सभी युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।
अगर युवा सरकारी नौकरी की अपेक्षा अपना स्वयं का रोजगार शुरू करें तो वो खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। साथ ही दूसरे बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाने का काम करेगा। सरकार की ओर से स्वरोजगार खोलने के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। नेता इंद्री की जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर आते हैं, इंद्री के जो नगरवासी आते हैं, आवासी आ जाते हैं, उनकी समस्या होती हैं, उनको यहाँ पर मैं बैठ करके सुनता हूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ समस्या लेकर के आए। इनकी विभिन्न प्रकार की समस्या थी। किसी की बिजली संबंधी समस्या है, किसी की रोजगार, ज़्यादा समस्या रोजगार की है। रोजगार के लिए आते हैं क्योंकि जैसे कोरोना चला है, इससे सारा हमारा, मैं मानता हूँ जिससे गरीब आदमी को बड़ा प्रभावित किया। तो आज वो रोजगार के लिए उसको रोज मांग करता है। तो ऐसे काफ़ी लोग समस्या लेकर के आते हैं। मैं प्रयास करता हूँ उनको कहीं छोटा मोटा उनको काम बुला करके उनकी समस्या कहीं हल हो। मैं कुछ कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने कुछ, परंतु रोजगार बहुत ज़्यादा है, रोजगारी ज़्यादा है। पढ़े लिखे जो बेरोजगार है, सरकारी नौकरियाँ इतनी है नहीं उनको सारा को सरकारी नौकरी मिल सके। तो इसका तो एक ही अल्टरनेट है, जो मतलब नौकरी चाहवान है वो अपना कोई धंधा शुरू करने के लिए ट्रेनिंग लेकर के सरकार से मतलब ग्रांट या लोन लेकर के वो अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।